पिछली क्लास में हमने जयशंकर प्रसाद की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता पढ़ी थी। कविता का शीर्षक क्या था? और आज हम फिर इसी कड़ी में उनकी एक और बहुत ही चर्चित कविता, और यह कविता लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं शामिल है, और यह कविता है बीती विभावरी जागरी। गीत है, एक तरह से जागरण गीत है। पहले हम हर बार की तरह कविता के शीर्षक पे थोड़ी बातचीत कर लें ताकि कविता खुल जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम पंक्ति दर पंक्ति इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है बच्चे। बीती मतलब बीत रही है, ठीक है। विभावरी मतलब रात, और जागरी जागो। इस कविता में एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी को यह कह रही है कि रात बीती जा रही है, और हे मेरी सखी, तू अभी तक सोई है, तू अभी तक आलस्य के संसार में डूबी हुई है। पूरी प्रकृति एक सौंदर्य के साथ, एक संगीत के साथ जाग रही है। जब सुबह होने को आती है तो देखते हैं ना, प्रकृति में एक नए किस्म की हलचल होने लगती है। पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है, मंद मंद हवाएं बहने लगती हैं, ठीक है ना। उषा मतलब यानी कि हल्की हल्की रोशनी जो है वो घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे दस्तक देने लगती है, यानी कि वह जागरण की वेला होती है। और ऐसे में सखी अब तक सोई हुई है, तो सखी जो है अपनी दूसरी सखी को जगाने का प्रयास कर रही है और उसको संबोधित कर रही है, सामान्य भाव बोल रही है। लेकिन आप देखें तो मूल रूप से यह कविता जो है, यह गीत जो है, एक जागरण गीत है, जिसमें कवि ने प्रकृति के बहाने, प्रकृति का मानवीकरण करके, एक स्त्री एक सखी के बहाने एक दूसरी सखी को संबोधित करते हुए पूरे देश की जनता को जागृत करने का आह्वान किया है। आप परिस्थिति देखें, क्योंकि यह वह समय था जब संपूर्ण भारतीय जनमानस जो था वो अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता चाहता था, आजादी चाहता था। हम उनकी हुकूमत से बाहर आना चाहते थे। ऐसे में इस तरह से देश के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता जनता को जगाने का काम कर रहे थे, जागृति फैलाने का काम कर रहे थे। वही काम साहित्य में कवि कर रहा था, नाटककार कर रहा था, लेखक कर रहा था, अलग अलग आयामों में। यह गीत दरअसल जन जागृति का गीत है, जिसमें प्रकृति का सौंदर्य भी वर्णित किया गया है और प्रकारांतर से उद्देश्य के रूप में देश की जनता को जगाने का भी प्रयास किया गया है। आई बात समझ में? प्रकृति के सौंदर्य का भी वर्णन है और प्रकृति का मानवीकरण करके एक नारी का रूप दिया गया है प्रकृति को, और साथ ही साथ उसमें जनता के जागरण का गहरा संदेश छिपा हुआ है। बीती विभावरी जागरी, रात बीती जा रही है, अब जागरण का समय है। और संपूर्ण देश के नागरिकों को अपने अपनी क्षमता, अपने अपने कर्तव्य को लेकर के सबको जागना होगा। तभी हम इस देश को, तभी हम भारत की संप्रभुता को बचा सकते हैं और भारत को आजादी दिला सकते हैं। यह मूल भाव संदर्भ है इस कविता का। आइए, कविता खुल गई अब आपको? बात समझ में आ गई? आइए अब हम कविता के की पंक्तियों से गुजरते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, रात बीती जा रही है, जागो। सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, हे मेरी सखी, रात बीती जा रही। जैसे कि कवि कह रहा है पूरी जनता को संबोधित करके, देश के नागरिकों को संबोधित करके कि हे मेरे देश के नागरिकों, जागो, यह जागरण की बेला है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। रात बीती जा रही है, जागरण का समय आ गया है। और देखिए, एक मानवीकरण किया है, आकाश को एक पनघट के रूप में चित्रित किया है। अंबर पनघट में, आकाश रूपी जो पनघट है, पनघट समझते हैं ना, जहां पे स्त्रियां जाती हैं घड़ा लेकर के और पानी भरकर ले आती हैं। तो कवि ने कहा आकाश एक पनघट के समान है, ठीक है। और जैसे स्त्रियां घड़े में पानी भर के लाती है ना, तो घड़ा लेके गई, पानी में डाला, और जैसे ही अंदर की तरफ डाला, पानी भरने लगा, घड़ा क्या हो जाता है? डूब जाता है, पानी के अंदर डूब जाता है।
देखें कितनी कलात्मकता है कवि के भीतर। आकाश का रंग भी आसमानी और पानी का रंग भी आसमानी, है ना। आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को वह स्त्री जो है, वह नागरी जो है, जो चतुर स्त्री है, वह डुबो रही है। आई बात समझ में? यानी कि सुबह की बेला है। अब ऐसा लग रहा है कि तारे दिखते दिखते अचानक ही क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। जैसे घड़ा दिखते दिखते पानी में अचानक डूब जाता है, गायब हो जाता है, वही दृश्य कवि ने यहाँ पे उपस्थित किया है। और वह स्त्री कौन है? उषा रूपी स्त्री है। प्रातःकालीन, सूरज की रोशनी अभी बस पूरी तरह से सूरज नहीं आया है, लेकिन अब प्रातः काल की बेला आ चुकी है, उसे कहते हैं उषा। ठीक है, तो वह उषा रूपी जो स्त्री है, वह तारे रूपी घड़ों को आसमान रूपी पनघट में क्या कर रही है? डुबो रही है। यानी कि सुबह होने का समय आ चुका है। स्पष्ट है बच्चों? yes, sir. आगे बढ़ें। yes, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। खग कहते हैं पक्षियों को, ठीक है, और खग कुल, कुल कहते हैं समूह को। ठीक है, वैसे भी देखें कि पक्षी जो है होते हैं वो कलरव करते हैं। पक्षियों की ध्वनि को क्या कहते हैं? कलरव करते हैं। तो कलरव की ध्वनि को कवि ने कुलकुल के रूप में चित्रित किया है। और यह कहा है, एक कुल का मतलब तो समूह भी होता है, तो कहा कि पक्षियों का जो समूह जो है वह कलरव कर रहा है, यानी कि आवाजें आ रही है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं ना सुबह सुबह, तो वो प्रतीक होता है, वह संकेत होता है कि सुबह की बेला आ चुकी है। तो पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय कहते हैं कोपलों को, कि पौधों में जो कोपले आती हैं नई नई, उन्हें हम किसलय कहते हैं। तो किसलय का अंचल डोल रहा है, इसका मतलब क्या है? मंद मंद हवा चल रही है। आप सुबह देखेंगे तो हर बार ऐसा होगा लगभग कि अच्छी और ताजी हवा आपको सुबह मिलती है ना। तो उस ताजी हवा के, मंद मंद हवा के चलने से जो कोपले हैं, जो किसलय हैं, वो हिल डुल रहे हैं, उनका अंचल डोल रहा है। आई बात समझ में? प्रकृति का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया है सुबह सुबह। प्रकृति में जो एक माधुर्य है, एक जो शांति है, एक जो संगीत है, एक जो रंग है, उस पूरे रंग को चित्रित करते हुए कवि ने जन जागरण का संदेश दिया है। कहा किसलय का अंचल डोल रहा, और दृश्य उपस्थित करते हुए कह रहा है कि जैसे कि कोई घटना घट रही हो। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। लो यह लतिका भी भर लाई में एक तरह का संबोधन है, दृश्यगत संबोधन, जैसे कि लग रहा है कि आंखों के सामने कुछ दिखाई दे रहा है। कवि कहता है कि लो यह लतिका, मतलब कोई लता है, लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। मधुमुकुल होता है बच्चे अधखिला फूल, कली, ठीक है, और अधखिले फूलों के बीच में एक पराग होता है, सुंदर पराग। ठीक है, जब फूल खिल जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है, तो वो फैल जाते हैं। लेकिन कली क्या होती है? सुगठित होती है ना। तो कली की आकृति को आप कलश की आकृति से मिलाने का काम कीजिए। जैसे कि कलश, ठीक है ना, कलश आप पानी में डुबोते हैं ना, तो कलश की जो आकृति होती है आप ध्यान से देखेंगे तो कली की आकृति भी उस कलश की तरह ही होती है। कवि की कलात्मक सूझबूझ देखिए, जो भी शब्द प्रयोग कर रहा है उसका एक दूसरे से कितना गहरा संबंध है। तो पराग से भरी हुई वह जो कली है, उसे कवि देखता है, मुग्ध होता है और कहता है कि लताओं पे जो कलियां हैं, ठीक है, उन कलियों में भरे हुए जो पराग हैं, रस से भरे हुए पराग हैं, वह कितने सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। और अंत में फिर उस बिंदु पे पहुंचा, अधरों में राग अमंद पिए। अधर मतलब होठ, ठीक है, और अमंद एक किस्म का राग होता है, ठीक है, जो कभी भी धीमा नहीं पड़ता। ठीक है, तो सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तू अपने होठों पे अभी भी कभी भी धीमा न पड़ने वाला जो राग है उसे लिए हुए हो। अलकों में मलयज बंद किए। अलके कहते हैं लटों को, बालों को, और मलयज कहते हैं सुगंधित हवा को। ठीक है, तो अपने बालों में तुमने सुगंधित हवाओं को बंद किया हुआ है, यानी कि उसके जो सुगंधित बाल हैं उसका वर्णन किया है कि अपने होठों पे अमंद राग लिए हुए, ठीक है, और अपनी लटों में, अपनी बालों में सुगंधित हवाओं को कैद किए हुए तू कब तक सोई है आली। आली मतलब सखी। तू कब तक सोती रहेगी मेरी सखी,
आंखों में भरे विहागरी। विहाग जो है वह एक किस्म का राग है जो रात्रि में गाया जाता है। तो रात्रि में गाए जाने वाले राग को तू अभी भी अपनी आंखों में बंद करके सो रही है, अलसाई हुई है। यह अलसाने का समय नहीं है, आलस्य को तोड़कर जागने का समय है। देखो मेरी सखी, पूरी प्रकृति कैसे सुंदरता के साथ जाग रही है। और सुबह मतलब ऊर्जा, आप देखेंगे कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पूरे शरीर में कितनी एक स्फूर्ति होती है। अगर आपने अच्छी नींद ली है तो, अब रात भर जाग के फोन चलाया है, ठीक है, तब तो उतनी ऊर्जा नहीं होगी आपके पास। लेकिन अगर आपने सही तरीके से नींद ली है और सुबह अगर आप उठे हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में एक खास किस्म की ताजगी है। तो सुबह का की जो बेला है, सुबह का जो समय है, वह नई ऊर्जा, नई उमंग, नई आशा का भी प्रतीक है। इसलिए कवि कह रहा है कि इस नई उमंग, नई आशा और नई उम्मीद से भरे हुए इस खूबसूरत रोशन समय में जब उषा का आगमन हो रहा है, यह वक्त सोने का नहीं है, यह वक्त जागने का है। अर्थात कवि यह संकेत कर रहा है कि हे देश के नागरिकों, हे भारत के नौनिहालों, यह वक्त आ गया है कि हम सबको जाग जाना चाहिए। एक नई ऊर्जा लेकर, एक नई स्फूर्ति लेकर, एक नया उद्देश्य लेकर, आशा की एक नई रोशनी लेकर जागना है। ऐसे जागना है जैसे प्रकृति जागती है, ऐसे जागना है जैसे मन के भीतर जागरण का संगीत बिखर जाए। जागना है इस देश को आज़ाद करने के लिए, जागना है अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी पाने के लिए, जागना है जैसे जागती है प्रकृति, जागना है जैसे जागरण के साथ उठ जाता है मन के भीतर संगीत, उस तरह का जागरण। यानी कि कवि ने प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति का मानवीकरण करते हुए गहरे अर्थ में हमें जागरण का संदेश दिया है। यह कविता का मूल भाव है, या कविता की आप इसे व्याख्या कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जहां तक इस कविता का प्रश्न है, भाषा शिल्प का प्रश्न है, तो इस कविता में आप देखेंगे कि तत्सम शब्दों की झड़ी लगाई है कवि ने। ठीक है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग कवि ने किया है और शुद्ध साहित्यिक भाषा में लिखी गई कविता है। और कवि ने रूपक और मानवीकरण और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया। आप देखेंगे प्रकृति को एक स्त्री के रूप में चित्रित कर रहा है, तो ये होता है प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ प्रकृति को एक मानव के रूप में, एक स्त्री के रूप में कवि ने दिखाया है। साथ ही साथ समास युक्त शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, जिसका अपना एक अर्थ गांभीर्य है। ठीक है, जिसकी एक सामासिकता है। और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग करने के बाद भी कविता का जो अर्थ है उसमें एक गांभीर्य है, उसमें एक माधुर्य है और उसमें एक सौंदर्य है। यह कविता का शिल्प पक्ष है। ठीक है बच्चे, तो समझ में आ गई कविता आपको? कहीं कोई प्रश्न आपके मन में अधूरा हो जिसे आप पूछना चाहते हो? कुलकुल सा बोल रहा। अधरों में राग अमंद पिए। सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तुम्हारे होठों पे अभी भी अमंद राग है। अमंद एक किस्म का राग है, गाया जाने वाला राग है, जो कभी धीमा नहीं होता, प्रेम का राग है वो। ठीक है, और अलकों में मलयज बंद किए। तुम्हारी जो केश हैं, लटें हैं, उसमें सुगंधित हवा बिखरी हुई है, अभी भी उसे तुमने बंद किया है। तू कब तक सोई है आले सखी, तू कब तक सोती रहेगी? ठीक है, आंखों में भरे विहागरी। रात्रि में गाया जाने वाला जो एक राग है, विहाग राग, उसे अपनी आंखों में बंद करके अभी भी तू क्या हो गई है? सोई हुई है। यह सोने का समय नहीं है, यह जागने का समय है। ठीक है बच्चे, आ गया समझ में?